जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नुपुर शर्मा जी के मुद्दे पर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री बोले थे, उनके पीछे बड़ा रीजन उनका रिलीजन नहीं था, बड़ा रीजन इकोनॉमी था। क्योंकि अब इकोनॉमिक वाइज पिछले साल की कंपेयर में उनको झटका लग रहा है या फिर वो भारत के साथ ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और सीधी बात बोले तो भारत को ज़्यादा ऑयल और गैस नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से उनको मुश्किल हो रहा था। वो भारत के ऊपर अपना गुस्सा नुपुर शर्मा जी के जरिए निकाले, क्योंकि बड़ा रीजन था अब भारत ज़्यादा ऑयल अब रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। पिछले साल जब भारत का ऑयल इंपोर्ट या फिर गैस इंपोर्ट मिलाकर रसिया से 1% या 2% ज़्यादातर था, अब वो 16 से 17% तक पहुंच चुका है। एक साल की एक तरीके से आप कह सकते हो हम मिड फेज में है। कंप्लीट होते होते शायद ये 20, 22 या 25 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि रसिया कितना हमें ऑफर प्राइस में और ज़्यादा क्रूड ऑयल भारत को देता है। अब आप सबको पता होगा सऊदी अरब को अब रसिया ने पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश बन गया है। अब बड़ा बात है कि भारत ने मिडिल ईस्ट कंट्री से ऑयल कम क्यों खरीदा और इराक अभी भी क्यों भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री है, और रसिया के जरिए कैसे भारत मिडिल ईस्ट और अमेरिका को झटका दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में जानेंगे भारत को रसिया ने खुद एक G8 जैसे G7 कंट्री का एक ग्रुप है, उस तरह का G8 एक रसिया ने खुद बनाया है। उसमें वो चीन और बाकी देशों के साथ भारत को भी ऐड किया है। क्या भारत उस ग्रुप में शामिल होगा? क्या रसिया के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि पहले से ही हम ब्रिक्स का मेंबर है, जहां पर इंडिया, रसिया, चाइना और ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। क्या भारत अब और एक ऐसे रसिया के द्वारा बनाया गया ग्रुप जिसमें चीन शामिल हो, उसमें ऐड होगा? अगर हम ऐड होते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, और बाकी जो कंट्री ऐड होंगे उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, वो भी डिस्कस करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं। आप अब न्यूज हेडलाइन देख सकते हो, रसिया अब सऊदी अरब को ओवरटेक करके इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर हम इसे पैसों से या फिर डॉलर में कन्वर्ट करें तो फिर कितना डॉलर का ट्रेड अब भारत ने रसिया के साथ किया है, ये खासकर ऑयल और गैस खरीदने को लेकर इसका फायदा क्या होगा और सऊदी अरब को कितना झटका लगा है। देखिए, अगर हम आंकड़े की बात करें तो भारत पिछले साल तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का ऑयल और गैस, खासकर ऑयल इंपोर्ट किया था बहुत सारे देशों से। हालांकि मिडिल ईस्ट से हम ज़्यादातर ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ कंट्री भी हैं जब वहाँ से भी हमारा ऑयल और गैस आता है। और आपको याद होगा पिछले साल कोविड भी था और इस साल वो 120 शायद 130 140 तक पहुंच सकता है, क्योंकि अब तो कोविड इसी साल ज़्यादातर है नहीं। और एक तरीके से जैसे 2019 या फिर उससे पहले था, अब सिचुएशन वैसा है। अगर 2020-21 में लॉकडाउन होने के बाद भी हम 100 बिलियन डॉलर के ऊपर ऑयल या फिर गैस इंपोर्ट कर रहे थे, तो ये रकम आगे बढ़ता जाएगा। और मिडिल ईस्ट कंट्री को अपॉर्चुनिटी भी देख रहा था। भारत का जो एनर्जी डिमांड या फिर एनर्जी मांग जो बढ़ता जा रहा था, मिडिल ईस्ट कंट्री को भी लग रहा था नहीं, वो भारत के साथ ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रांग कर पाएंगे। इसी वजह से आप देख सकते हो बीच में 2-3 साल में मिडिल ईस्ट कंट्री हमारे साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे थे और दोनों देशों को इससे फायदा था। अगर आप जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, कुवैत ले लो, सऊदी अरब ले लो, बहरीन ले लो, यूएई ले लो, कतर ले लो, सबका ट्रेड 2018-19 में जितना था, 2000 या फिर 20 तक जितना था, 2021 में डबल हो गया था। लेकिन अब लग रहा है अचानक वो रकम फिर से 2019-18 के डाटा तक पहुंच जाएगा। अगर हम सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो पिछले साल सऊदी अरब के साथ तकरीबन 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत का हुआ था और 2020 में वो रकम 20-22 बिलियन डॉलर का था, डबल हुआ था 2021 में। लेकिन अब रसिया जिस स्पीड से बढ़ रहा है और रसिया को एक तरीके से सऊदी अरब को रसिया ने जिस तरीके से रिप्लेस किया है, तो लग रहा है कि इस साल शायद ट्रेड 30 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, रसिया से अब अगर हम ज्यादा ऑयल अब खरीद रहे हैं या गैस खरीद रहे हैं, आप सबको पता होगा रसिया यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रेशर भारत के ऊपर डालने की कोशिश की थी, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि रसिया की हथियार को ज्यादा ना खरीदे। और दुख की बात यह है, रसिया के साथ हमारा जो रिलेशन तो हम मानते हैं स्ट्रैटेजिक जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक वाइज रसिया के साथ हमारा ट्रेड उतना ज्यादा है नहीं। चीन के साथ 100 बिलियन डॉलर के ऊपर है, अमेरिका के साथ भी 100 बिलियन डॉलर के ऊपर इस साल क्रॉस कर गया है, और अभी तक के हिसाब से चीन को भी अमेरिका क्रॉस कर चुका है। लेकिन रसिया शायद हमारा टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री के लिस्ट में भी हो, या फिर मुझे तो लग रहा नहीं है, क्योंकि 15 बिलियन डॉलर के आसपास या फिर उससे नीचे दोनों देशों के बीच ट्रेड है। ऐसे में एक
देखो देखो, जितना भी हम मीडिया में या फिर ये देखते हैं कि नहीं दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छा है या फिर बहुत खराब है, इस सब के बीच अगर कोई मेन पॉइंट है वो है आप दोनों देशों के बीच कितना ट्रेड होता है, एक दूसरे से कितना फायदा होता है। अब जिस हिसाब से रसिया से भारत ऑयल और गैस खरीद रहा है, तो लग रहा है कि भारत तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर का ऑयल और गैस की डील रसिया के साथ करेगा। अगर ऐसा होता है तो ट्रेड 25 बिलियन डॉलर के आसपास या फिर उससे ऊपर जा सकते हैं दोनों देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलाकर। ऐसा हो गया तो एक तरीके से रसिया के लिए भी हम एक जरूरी देश बन जाएंगे और हमारा भी एक तरीके से हम ज़्यादा, जो एक तरीके से कहा जाता था कि हम अब हथियार ज़्यादा रसिया से नहीं खरीद रहे हैं, इस वजह से रसिया अब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश नहीं रहा या फिर हमें उतना इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है। रसिया पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर चीन के साथ बार्गेनिंग में हमारा मदद नहीं कर रहा है। जो भी कुछ सवाल उठ रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना हथियार खरीदे ही हमारा ट्रेड रसिया के साथ 30 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा अगर पहुंच जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हो कि दोनों देशों के बीच संबंध में और ज़्यादा नज़दीकी आएगा। और प्रेजेंट टाइम में चीन तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का सिर्फ ऑयल और गैस रसिया से लेता है और चीन का और रसिया का बॉर्डर भी मिलता है, वो उनको डील करने में आसानी है। लेकिन भारत का आप देख सकते हो, हम व्लादिवोस्तोक से कितना घूमकर साउथ चाइना सी होते हुए मालाका स्ट्रेट होते हुए इंडिया तक वो पहुंचता है। अगर फिर भी 20 बिलियन डॉलर तक ऑयल और गैस की ट्रेड पहुंच जाएगा, ये भारत के लिए एक बेहद जरूरी है। अब आपके मन में, अगर आप मैप में देखोगे, हाँ, अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, अगर मिडिल ईस्ट कंट्री में जितना देश है, ईरान के साथ तो 2019-18 से बिल्कुल बंद है ऑयल और गैस का डील, क्योंकि ईरान भी हमें काफ़ी सस्ते दाम पे दे रहा था। तब ईरान के साथ 10-12 बिलियन डॉलर का ईरान के साथ ट्रेड हो रहा था। अगर अब प्रेजेंट टाइम तक चलता शायद 20 बिलियन डॉलर तक ईरान के साथ भी हमारा ट्रेड पहुंच जाता, लेकिन अमेरिका के कारण ईरान के साथ तो बयान है ही। बाकी अब क्यों उन्हें सवाल होगा, ईरान क्यों पिछले 4-5 साल में भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बना हुआ है। बीच में अमेरिका बहुत नीचे से आकर पिछले साल तक अमेरिका टॉप 5 में पहुंच गया था, लेकिन अब लग रहा है अमेरिका शायद और पीछे चला जाए। लेकिन इराक से हम ऑयल खरीदने क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे बड़ा वजह यह है, इराक में जो भी गवर्नमेंट है वो वीक गवर्नमेंट है। इराक का वैल्यू सद्दाम हुसैन के टाइम में जो था आज वो है नहीं। ये जितने कंट्री है आप देख सकते हो, उनके साथ अगर उनके साथ हमारा ट्रेड कम होता है या फिर डायरेक्ट अगर बोले ऑयल और गैस हम खरीदना कम करते हैं, ये लोग हमें आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आप नुपुर शर्मा जी का मुद्दा ले लो, इनके लिए रिलीजन बड़ा नहीं था, इनके लिए पैसा बड़ा था। बस वो रिलीजन का कार्ड खेले क्योंकि वो एक तरीके से इमोशनल है लोगों को आप भड़काने के लिए। लेकिन इराक में ऐसा कोई सरकार स्ट्रांगली गवर्नमेंट है नहीं जो अगर हम आगे जाकर वहाँ से ऑयल खरीदना कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं, कोई आंख दिखा पाए। और बड़ा बात यह है कि इराक को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो अपना ऑयल भारत को बेच पाए। इसी वजह से इराक के साथ हम सस्ते दाम पर भी डील कर सकते हैं। ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी इराक के साथ होने के कारण हम इराक अभी भी, भारत का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 20-22% ऑयल गैस इराक से आता है और पिछले लगातार इराक नंबर 1 पर बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि जितने भी देश है इराक सबसे डील करने में आसान है, या एक तरीके से कह सकते हो उनका गवर्नमेंट उतना बार्गेनिंग हमारे साथ नहीं कर पाएगा। अब आते हैं रसिया के ऊपर। रसिया ने, आप सबको पता होगा, G8 का जो इनवाइट किया है भारत को, क्या हम उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए या फिर उस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। अब अगर आप G7 कंट्री की बात करोगे, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान है। अब जो ये नया ग्रुप बना है G8, हालांकि जो पिछले G7 था वो G8 था, उसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन क्रीमिया जंग के बाद 2017 में रसिया को बाहर निकाल दिया है और रसिया ने कभी ज्वाइन करने की कोशिश भी नहीं की और ये लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तब तो क्रीमिया को रसिया ने अपने हिस्से में मिलाया था। अब आप देख सकते हो यूक्रेन का 20-25% ऑलरेडी रसिया कब्जा कर चुका है और आगे ये जंग चलता रहा तो 30-40% तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। लेकिन अब रसिया ये कोशिश में है कि वो ग्रुप में वो शायद ज्वाइन करे, क्योंकि वो ग्रुप में अगर वो रसिया चला भी जाता है तो बाकी जो 7 कंट्री होंगे वो कभी रसिया के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अलायंस एक तरीके से अलग होगा। अब रसिया खुद कोशिश कर रहा है कि वो अपना एक G8 या फिर G8 कंट्री बनाए। उसमें रसिया ने ऐड किया है भारत, चीन, 2 बड़े बड़े देश है। इसके बाद इंडोनेशिया, ईरान और टर्की और ब्राजील। और आप देखोगे ये बड़े बड़े कंट्री है और उभरते हुए इकोनॉमी भी है। और आपके मन में सवाल होगा तो भारत क्या उनको ज्वाइन करेगा? देखिए,
उस लिस्ट में अगर आप देखोगे टर्की और चीन को छोड़ दे तो हमारा कोई बड़ा दुश्मन देश तो है नहीं, लेकिन देखना होगा अभी तो शुरुआती ये है, अब वो ग्रुप का मकसद क्या है, वो ग्रुप क्या इकोनॉमिकली फंक्शन करना चाहता है, क्या ट्रेड को लेकर वो ग्रुप बनेगा, क्या रशिया उसे आगे जाकर मिलिट्री वाइज मतलब जैसे क्वाड अभी बना हुआ है उस टाइप का कुछ ग्रुप बनाना चाहता है, वो सब हमें देखना होगा और वो सब देखकर हमें फैसला लेना होगा। अगर ट्रेड वाइज बनता है तो ट्रेड में कौन सा देश के लिए कौन सा रूल बन रहा है या फिर क्या रूल है वो सब देखकर ही हम बता पाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार की तरफ से रशिया की तरफ से जो G8 के लिए इनवाइट किया गया है, कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। आगे जब रशिया की तरफ से सीरियसली इसे ये ग्रुप को बनाने के लिए कोशिश मतलब जारी होगा तब बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।